आज हम बात करेंगे द फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर किताब के बारे में। हजारों साल पहले इंसान भविष्य जानने के लिए आसमान देखता था, तारे, नक्षत्र और उनकी चाल। आज भी हम ऊपर ही देखते हैं, लेकिन वजह बदल गई है। इस किताब के लेखक हैं मिचियो काकू। वे भविष्य को भाग्य की तरह नहीं, ब्रह्मांड की भाषा की तरह पढ़ते हैं। यह किताब कहती है, भविष्य लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पूरी तरह अनजान भी नहीं, क्योंकि जो कुछ भी होगा वह उसी ब्रह्मांड के नियमों के भीतर होगा जिसने तारों को जन्म दिया। जहां कभी ज्योतिष अनुमान करता था, वहां अब भौतिकी सीमाएं बताती है। द फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर यह नहीं कहती कल क्या होगा, यह बताती है क्या हो सकता है और क्या कभी नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि भविष्य कल्पना नहीं, कॉस्मिक नियमों से कैसे बनता है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर चैप्टर 1। भविष्य कोई कल्पना नहीं है। जब हम भविष्य शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह कोई दूर की चीज है, कोई विज्ञान कथा, कोई फिल्म, कोई कल्पना। लेकिन मैं तुम्हें शुरुआत में ही एक बात साफ कर देना चाहता हूं। भविष्य आ नहीं रहा है, भविष्य पहुंच चुका है। जो तकनीकें आज प्रयोगशालाओं में जन्म ले रही हैं, वे अगले कुछ दशकों में तुम्हारे घरों, तुम्हारे शरीर और तुम्हारी सोच का हिस्सा बन जाएंगी। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। बिजली कभी जादू लगती थी, रेडियो चमत्कार था, इंटरनेट असंभव, लेकिन हर बार भविष्य ने यही किया। पहले असंभव लगा, फिर महंगा हुआ और अंत में सामान्य बन गया। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता सोचने लगी है, मशीनें सीख रही हैं और मानव शरीर तकनीक से जुड़ने लगा है। यह किताब यह नहीं पूछती कि क्या यह होगा, यह पूछती है यह कब और कैसे होगा। भविष्य की तकनीकें हवा में से नहीं आती, वे आज के विज्ञान के बीच से उगती हैं। भौतिकी हमें यह शक्ति देती है कि हम भविष्य को देख सकें, अनुमान से नहीं, गणना से। इस किताब में हम उन तकनीकों की बात करेंगे जो पहले से मौजूद है, लेकिन अभी अधूरी है, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये पूर्ण होंगी तो मानव जीवन कैसा दिखेगा। यह किताब न तो डराने के लिए है, न ही सपने बेचने के लिए। ये एक नक्शा है उस दुनिया का जिसमें तुम और मैं जीने वाले हैं, क्योंकि भविष्य किसी और का नहीं होता, वह उन्हीं का होता है जो उसे समझने की कोशिश करते हैं, और यही से हमारी यात्रा शुरू होती है। अब हम सबसे पहले उस मशीन की बात करेंगे जिसने मानव इतिहास को सबसे ज्यादा बदला, कंप्यूटर। और यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब कंप्यूटर मानव मस्तिष्क से ज्यादा तेज सोचने लगेंगे तो इंसान की भूमिका क्या रह जाएगी। मानव इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ किसी युद्ध से नहीं आया, किसी राजा से नहीं आया, बल्कि एक मशीन से आया, कंप्यूटर। शुरुआत में कंप्यूटर सिर्फ तेज कैलकुलेटर थे। वे सोच नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, और गलती करने पर खुद को सुधार भी नहीं सकते थे। लेकिन आज कंप्यूटर केवल आदेश नहीं मानते, वे सीखते हैं। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं है, यह दार्शनिक है, क्योंकि पहली बार मानव इतिहास में हम ऐसी मशीन बना रहे हैं जो निर्णय ले सकती है। मानव मस्तिष्क लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स से बना है। हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ा है। यही जुड़ाव सोच को जन्म देता है। आज हम वही जुड़ाव सिलिकॉन चिप्स में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह कोई भविष्य की चीज नहीं है, यह अभी मौजूद है। तुम जब फोन से बात करते हो, जब कोई ऐप तुम्हारी पसंद समझता है, जब कोई मशीन तस्वीर में चेहरा पहचानती है, वह सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही रूप है। सवाल यह नहीं है कि मशीनें सोचेंगी या नहीं, सवाल यह है जब वे सोचने लगेंगी तो इंसान क्या करेगा। कुछ लोग डरते हैं कि मशीनें मानव को बेकार बना देंगी, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। जब भाप का इंजन आया तो लोगों ने कहा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन नए काम पैदा हुए। जब बिजली आई तो डर था मानव श्रम समाप्त हो जाएगा, लेकिन जीवन और जटिल हो गया। कंप्यूटर भी वही करेंगे। वे रिपीट होने वाले काम लेंगे, गणना वाले काम लेंगे, और इंसान को एक नई भूमिका देंगे, सोचने की नहीं, निर्णय की। भविष्य का इंसान मशीन से तेज नहीं होगा, लेकिन वह मशीन से अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि मशीन जान सकती है
लेकिन महसूस नहीं कर सकती। और यही मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। अगले अध्याय में हम उस तकनीक की बात करेंगे जो केवल दिमाग नहीं, शरीर को भी बदल देगी। नैनो टेक्नोलॉजी, जहां मशीनें इतनी छोटी होंगी कि वे तुम्हारे रक्त में तैर सके, और तब बीमारी का अर्थ पूरी तरह बदल जाएगा। फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर, चैप्टर 2, नैनो टेक्नोलॉजी। अब तक मानव सभ्यता ने हमेशा एक ही दिशा में विकास किया है। हमने मशीनें बनाई हैं अपने शरीर के बाहर। पहले हमने औजार बनाए, फिर मशीनें, फिर कंप्यूटर, और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लेकिन इतिहास में पहली बार तकनीक की दिशा बदल रही है। अब मशीनें हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर जाने वाली हैं। यही असली क्रांति है। अब तक मानव शरीर एक सीमित चीज माना जाता था, कमजोर, बीमार पड़ने वाला और धीरे धीरे खत्म हो जाने वाला। लेकिन भविष्य में शरीर को ऐसे नहीं देखा जाएगा। भविष्य में मानव शरीर एक जैविक मशीन के रूप में समझा जाएगा, और हर मशीन की तरह इसकी भी जांच होगी, मरम्मत होगी और सुधार होगा। इस परिवर्तन की बुनियाद है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो का अर्थ है अत्यंत छोटा, इतना छोटा कि वह आंखों से दिखाई भी नहीं देता। एक नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। यानी अगर एक मानव बाल को एक सड़क मान लो, तो एक नैनो मशीन उस सड़क पर चलने वाला एक कण भर होगी। अब सोचो, अगर इतनी छोटी मशीनें तुम्हारे शरीर में घूम सके तो वे क्या कर सकती है? वे तुम्हारे खून के साथ बहेंगी, वे हर कोशिका को स्कैन करेंगी, वे यह जान लेंगी कि कौन सी कोशिका स्वस्थ है और कौन सी खतरे में है। आज डॉक्टर बीमारी ढूंढते हैं जब लक्षण दिखाई देते हैं। भविष्य में बीमारी लक्षण बनने से पहले ही खत्म कर दी जाएगी। कैंसर को ही लो, आज कैंसर तब पकड़ में आता है जब लाखों कोशिकाएं बदल चुकी होती है। लेकिन नैनो मशीनें कैंसर कोशिका को उसके पहले गलत विभाजन में ही पहचान लेंगी और उसी क्षण उसे नष्ट कर देंगी, बिना दर्द, बिना ऑपरेशन, बिना कीमोथेरेपी। ये कोई कल्पना नहीं है। आज ही वैज्ञानिक नैनो स्तर की दवाइयां सीधे कोशिकाओं तक पहुंचा रहे हैं। दवा पूरे शरीर में फैलने के बजाय सिर्फ उसी जगह जाएगी जहां उसकी जरूरत है। अब सोचो, अगर शरीर हर समय खुद को जांचता रहे तो बीमारी का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। अब बात करते हैं बुढ़ापे की। हमने हमेशा बुढ़ापे को एक प्राकृतिक नियम माना है, लेकिन विज्ञान अब इसे एक तकनीकी समस्या की तरह देख रहा है। हम बूढ़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी कोशिकाएं टूटती है, गलतियां करती है और खुद को पूरा ठीक नहीं कर पाती। लेकिन अगर नैनो मशीनें हर समय कोशिकाओं की मरम्मत करे तो बुढ़ापा धीमा हो जाएगा, शायद बहुत धीमा। हो सकता है हम हमेशा जवान रहे, कम से कम शारीरिक रूप से। आज अगर हड्डी टूटती है तो महीनों लगते हैं। भविष्य में नैनो मशीनें टूटे हुए हिस्से को तुरंत जोड़ देंगी। आज अगर कोई अंग खराब हो जाए तो जीवन रुक जाता है। भविष्य में अंग दोबारा उगाए जा सकेंगे। आज 3D प्रिंटर से कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं। भविष्य में उसी तकनीक से जीवित अंग उगाए जाएंगे, तुम्हारी ही कोशिकाओं से। जिसका अर्थ है रिजेक्शन नहीं, दर्द नहीं और इंतजार नहीं। लेकिन इस क्रांति का एक दूसरा पहलू भी है। अगर शरीर बदला जा सकता है तो सवाल उठेगा, कितना बदलना सही है? अगर हम अपनी ताकत बढ़ा लें, अपनी उम्र बढ़ा लें, अपनी इंद्रियां बदल लें, तो क्या हम अब भी वही मानव रहेंगे या हम एक नई प्रजाति बन जाएंगे? यह सवाल विज्ञान का नहीं है, यह सवाल है मानव होने के अर्थ का। क्योंकि जब हम अपने शरीर को पूरी तरह नियंत्रित करते हैं तो हम प्रकृति की सीमा पार कर जाते हैं, और यही भविष्य का सबसे गहरा सवाल है। अगले अध्याय में हम शरीर से आगे बढ़ेंगे। हम उस तकनीक की ओर जाएंगे जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि चेतना को चुनौती देगी, जहां सवाल यह नहीं होगा कि हम कितने समय जीवित रहेंगे, बल्कि यह होगा, क्या मृत्यु अब अनिवार्य है? फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर, चैप्टर 3, मृत्यु के बाद भी अस्तित्व, द एंड ऑफ डेथ। अब तक हमने शरीर की बात की, उस मशीन की जो मांस और हड्डियों से बनी है। लेकिन अब हम एक ऐसे प्रश्न के सामने खड़े हैं जो शरीर से कहीं बड़ा है। अगर शरीर मरम्मत किया जा सकता है, अगर अंग बदले जा सकते हैं, अगर बुढ़ापा धीमा किया जा सकता है, तो फिर मृत्यु का क्या? क्या मृत्यु वाकई अंतिम सत्य है या यह भी एक तकनीकी सीमा भर है?
आज जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम कहते हैं उसका समय पूरा हो गया, लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं कहता। विज्ञान कहता है उसकी जानकारी नष्ट हो गई, क्योंकि हम जो हैं, हमारा व्यक्तित्व, हमारी यादें, हमारी सोच, ये सब किसी आत्मा में नहीं, बल्कि दिमाग के भीतर न्यूरॉन्स के जाल में संग्रहित है। मानव मस्तिष्क करीब 100 अरब न्यूरॉन्स से बना है और हर न्यूरॉन हजारों अन्य न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है। यानी तुम्हारा दिमाग एक ऐसा नेटवर्क है जो ब्रह्मांड के कई नेटवर्क से ज्यादा जटिल है। अब सवाल यह है, अगर हम इस नेटवर्क को पूरी तरह समझ लें तो क्या हम इसे कॉपी कर सकते हैं? आज यह सवाल साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है, जो चीज कल फिक्शन थी वह आज टेक्नोलॉजी बन चुकी है। आज ही वैज्ञानिक दिमाग के अलग अलग हिस्सों को स्कैन कर रहे हैं। हम जानते हैं यादें कहां बनती हैं, भावनाएं कहां जन्म लेती हैं, डर, प्रेम, क्रोध किस रासायनिक संतुलन से जुड़े हैं। आज हम एक चूहे की याददाश्त को डिजिटल रूप में मैप कर सकते हैं। भले ही यह अभी अधूरा है, लेकिन दिशा स्पष्ट है। भविष्य में हम दिमाग को एक ब्लैक बॉक्स नहीं मानेंगे, हम इसे एक सूचना प्रणाली की तरह देखेंगे। और सूचना नष्ट नहीं होती, उसे बस स्थानांतरित किया जा सकता है। अब कल्पना करो, अगर तुम्हारी सभी यादें, तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय लेने का तरीका डिजिटल रूप में सहेज लिया जाए, तो क्या वह तुम होगा या सिर्फ तुम्हारी नकल? यहां विज्ञान रुक जाता है और दर्शन शुरू होता है। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि यह संभव है या नहीं, सवाल यह है चेतना क्या है। अगर चेतना सिर्फ न्यूरॉन्स की जटिल गतिविधि है तो उसे कॉपी किया जा सकता है, लेकिन अगर चेतना कुछ और है, कुछ ऐसा जो माप से बाहर है, तो फिर हमेशा के लिए एक रहस्य रहेगा। भविष्य में लोग मरेंगे नहीं, ऐसा कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है, मृत्यु का अर्थ बदल जाएगा। लोग अपने जीवन काल में ही अपनी डिजिटल छाया छोड़ जाएंगे। उनकी आवाज, उनकी सोच, उनका व्यवहार सब एक डिजिटल रूप में जीवित रहेगा। शायद तुम अपने परपोते से बात करोगे, अपनी ही डिजिटल चेतना के जरिए, लेकिन इसके साथ एक डर भी जुड़ा है। अगर चेतना कॉपी हो सकती है, तो क्या उसे मिटाया भी जा सकता है? अगर दिमाग हैक हो सकता है, तो आजादी का क्या अर्थ रह जाएगा? इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई ऊर्जा या संसाधनों की नहीं होगी, वह लड़ाई होगी चेतना की सुरक्षा की। क्योंकि जब मानव मस्तिष्क तकनीक से जुड़ जाता है, तो सवाल यह नहीं रहता कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल यह हो जाता है हमें क्या करना चाहिए। अब हम एक और सीमा पार करेंगे। हम देखेंगे कि जब दिमाग कंप्यूटर से जुड़ता है, तो वास्तविकता खुद बदलने लगती है। जहां वास्तविक और आभासी का फर्क धीरे धीरे मिटने लगता है। अब तक हमने शरीर को बदला, हमने उम्र को चुनौती दी, हमने मृत्यु के अर्थ पर सवाल उठाया, लेकिन अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां तकनीक शरीर को नहीं, मन को छूती है। कल्पना करो, तुम किसी से बोलने से पहले ही बात कर पा रहे हो। कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ विचार। यह टेलीपैथी नहीं है, यह जादू नहीं है, यह ब्रेन मशीन इंटरफेस है। आज हमारे दिमाग में बिजली की हल्की तरंगें लगातार चलती रहती है। हर विचार एक विद्युत संकेत है, हर स्मृति एक पैटर्न है। आज ही वैज्ञानिक इन संकेतों को पढ़ना सीख चुके हैं। लकवाग्रस्त लोग सिर्फ सोचकर रोबोटिक हाथ हिला सकते हैं। जो लोग बोल नहीं सकते, वे अपने दिमाग से कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्द लिख रहे हैं। यह अभी शुरुआत है। भविष्य में हम दिमाग को इंटरनेट से जोड़ेंगे। जैसे आज तुम मोबाइल खोलते हो, वैसे ही जानकारी सीधे दिमाग में आएगी। कोई किताब नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, ज्ञान सीधे चेतना में। लेकिन यहां एक भ्रम टूटता है, ज्ञान और बुद्धि एक चीज नहीं है। अगर जानकारी डाल दी जाए तो भी समझ अपने आप नहीं आती। तुम्हें सब पता हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम समझदार ना हो। इसीलिए भविष्य का इंसान सिर्फ ज्यादा जानने वाला नहीं होगा, वह अलग तरह से सोचने वाला होगा। अब कल्पना करो, दुनिया भर के लोग अपने दिमाग से जुड़ जाते हैं। एक वैश्विक चेतना, एक सुपर माइंड। यह लोकतंत्र का नया रूप होगा, जहां विचार तुरंत साझा होंगे। लेकिन इसके साथ खतरा भी है। अगर इंटरनेट तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता है, तो वह तुम्हें प्रभावित भी कर सकता है। विज्ञापन सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होंगे, वे विचारों में होंगे।
प्रोपेगेंडा सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से खेल करेगा। इसलिए भविष्य की आजादी बोलने की नहीं, सोचने की होगी। अब एक और मोड़, जब दिमाग सीधे मशीन से जुड़ता है तो शरीर की जरूरत कम होने लगती है। क्यों चले जब उड़ सकते हैं डिजिटल दुनिया में? क्यों मरे जब चेतना वर्चुअल स्पेस में जी सकती है? हम ऐसी दुनियाएं बनाएंगे जो भौतिक नहीं होंगी, लेकिन अनुभव पूरी तरह वास्तविक होगा। दर्द, सुख, डर, प्रेम, सब सिमुलेशन में। और तब सबसे खतरनाक सवाल उठेगा, अगर एक आभासी दुनिया वास्तविक से बेहतर हो तो इंसान वास्तविक दुनिया में क्यों लौटेगा? शायद भविष्य में सबसे बड़ी लत नशा नहीं होगी, वह होगी वास्तविकता से भागने की इच्छा। इसलिए भविष्य की तकनीक हमें शक्तिशाली बनाएगी, लेकिन हमें परिपक्व होना पड़ेगा, क्योंकि तकनीक हमारी सीमा नहीं तय करेगी। हम खुद तय करेंगे कि हम इंसान बने रहेंगे या सिर्फ एक नेटवर्क का हिस्सा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब वास्तविकता ही प्रोग्राम होने लगे तो सच और भ्रम के बीच की रेखा कैसे टूटती है। फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर। चैप्टर 4, जब वास्तविकता प्रोग्राम हो जाएगी, द एंड ऑफ रियलिटी। अब तक हमने मशीनों को दिमाग से जोड़ दिया। अब सवाल बदल जाता है, अगर दिमाग किसी भी दुनिया को महसूस कर सकता है तो फिर वास्तविकता किसे कहते हैं? आज भी तुम एक सपना देखते हो और सपने में सब कुछ सच लगता है। दर्द भी, डर भी, खुशी भी। सपना टूटता है तो तुम्हें पता चलता है कि वह असली नहीं था। लेकिन भविष्य में ऐसा कोई जागना नहीं होगा, क्योंकि तकनीक सपने और जागने के बीच की रेखा मिटा देगी। वर्चुअल रियलिटी आज सिर्फ आंखों और कानों तक सीमित है, लेकिन दिमाग सिर्फ इन्हीं पर नहीं चलता। स्पर्श, संतुलन, भावना, समय की अनुभूति, सब न्यूरॉन्स में कोड होते हैं। जब हम इन कोड्स को सीधे नियंत्रित कर लेंगे तो कोई भी अनुभव बनाया जा सकेगा। तुम समुद्र के नीचे हो लेकिन सांस ले पा रहे हो। तुम किसी और ग्रह पर हो लेकिन डर नहीं है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था, फिर भी तुम्हारा दिल तेज धड़कता है। यह कल्पना नहीं है, यह न्यूरल सिमुलेशन है। अब एक गहरा सवाल, अगर तुम्हें दर्द, डर, प्रेम सब कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है कि वह दुनिया भौतिक है या डिजिटल? इंसान वास्तविकता को तथ्यों से नहीं, अनुभव से पहचानता है। और यही सबसे खतरनाक बिंदु है। भविष्य में अपराध बंदूक से नहीं होंगे, वे अनुभव से होंगे। किसी को मारने की जरूरत नहीं, बस उसकी वास्तविकता बदल दो। किसी को कैद करने की जरूरत नहीं, बस उसे एक सुंदर भ्रम में फंसा दो और वह खुद ही भागना नहीं चाहेगा। अब सोचो, अगर सरकारें या कंपनियां वास्तविकता को प्रोग्राम करने लगे तो सच्चाई किसके हाथ में होगी? इतिहास बदला जा सकता है, यादें बदली जा सकती हैं और सबसे खतरनाक, पहचान बदली जा सकती है। तुम सोचते हो कि तुम हो, लेकिन अगर तुम्हारी यादें बदली जाए, तुम्हारे अनुभव बदले जाए, तो क्या तुम वही रहोगे या सिर्फ एक अपडेटेड वर्जन? इसलिए भविष्य का सबसे बड़ा सवाल तकनीक का नहीं है, वह दर्शन का है। सच क्या है? मैं कौन हूं? और क्या मुझे वास्तविक होना जरूरी है? शायद भविष्य में सबसे साहसी लोग वे होंगे जो वास्तविक दुनिया को चुनेंगे, जबकि बाकी लोग परफेक्ट भ्रम में जी रहे होंगे। अगले अध्याय में हम उस सीमा पर जाएंगे जहां इंसान सिर्फ वास्तविकता नहीं, खुद प्रकृति को रिप्रोग्राम करने लगेगा। फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर। चैप्टर 5, प्रकृति का कोड बदलना, रिप्रोग्रामिंग नेचर। अब तक इंसान प्रकृति को समझता था, फिर उसने प्रकृति को नियंत्रित करना शुरू किया। लेकिन भविष्य में इंसान प्रकृति को डिजाइन करेगा। यह कोई दार्शनिक बात नहीं है, यह भौतिकी, जीव विज्ञान और सूचना विज्ञान का सीधा परिणाम है। आज डीएनए को जीवन की भाषा कहा जाता है। 4 अक्षर ए, टी, सी, जी। इन 4 अक्षरों में तुम्हारा रंग, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी उम्र तक लिखी हुई है। अब सोचो, अगर किसी किताब की भाषा तुम पढ़ सकते हो तो अगला कदम क्या होता है? उसे एडिट करना। क्रिस्पर जैसी तकनीकें पहले ही यह साबित कर चुकी हैं कि डीएनए को काटा, बदला और जोड़ा जा सकता है। शुरुआत बीमारियों से होगी, कैंसर, डायबिटीज, जेनेटिक रोग। हम इलाज नहीं करेंगे, हम कोड ठीक करेंगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकेगी। जब बीमारी हटाई जा सकती है तो सवाल उठेगा,
कमजोरी क्यों रहे, बुढ़ापा क्यों रहे, मृत्यु क्यों रहे, फिर डिजाइनर बच्चे आएंगे। माता पिता बच्चे के जन्म से पहले चुनेंगे बुद्धिमत्ता, ताकत, याददाश्त, भावनात्मक नियंत्रण, और तब मानव जाति दो हिस्सों में बंटने लगेगी, जो बदले गए हैं और जो प्राकृतिक हैं। यह सबसे खतरनाक विभाजन होगा, क्योंकि यह धन का नहीं, ज्ञान का नहीं, जैविक शक्ति का विभाजन होगा। अब एक और कदम आगे, सिर्फ जीवन ही नहीं, भौतिक दुनिया भी कोड में बदल रही है। नैनो टेक्नोलॉजी हमें यह सिखा रही है कि पदार्थ अंततः परमाणुओं की व्यवस्था है। अगर परमाणुओं की व्यवस्था बदली जाए तो पत्थर हीरा बन सकता है, जड़ दवा बन सकता है, कचरा संसाधन बन सकता है। भविष्य की फैक्ट्रियां धुआं नहीं छोड़ेंगी, वे परमाणुओं को जगह जगह रखकर वस्तुएं बनाएंगी, और तब अभाव खत्म हो जाएगा। जब कुछ भी बनाया जा सकता है तो सवाल उठेगा, मालिक कौन है, प्रकृति की सीमा कहां है। अगर इंसान खुद को, अपने वातावरण को और अपनी वास्तविकता को रिप्रोग्राम कर सकता है, तो फिर इंसान किसे कहते हैं। शायद भविष्य में प्राकृतिक होना एक विकल्प बन जाएगा, और तब सबसे बड़ा संघर्ष तकनीक और इंसान के बीच नहीं होगा, वह होगा इंसान और इंसान के बीच। अब हम उस क्षण को देखेंगे जब इंसान सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में फैलने की तैयारी करेगा। अब तक मानव सभ्यता एक ग्रह तक सीमित रही है। हमने महासागर पार किए, आकाश में उड़ना सीखा, लेकिन हमारा घर अब भी एक ही नीला बिंदु है। भौतिकी हमें बताती है, जो सभ्यताएं एक ही ग्रह पर टिकी रहती है वे नाजुक होती हैं। एक क्षुद्र ग्रह, एक महामारी, या हमारी अपनी तकनीक की गलती, बस और कहानी खत्म। इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी छलांग तेज कंप्यूटर नहीं होंगे, वे होंगे दूसरे ग्रहों पर कदम। सबसे पहले चंद्रमा। चांद सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, वह एक निर्माण स्थल बनेगा। वहां पानी है, और पानी का मतलब है ईंधन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। भविष्य में रॉकेट धरती से नहीं, चंद्रमा से उड़ेंगे। कम गुरुत्वाकर्षण, कम लागत, ज्यादा विस्तार। फिर मंगल। मंगल हमारा दूसरा घर नहीं होगा, लेकिन हमारा बीमा ग्रह होगा। डोम शहर, भूमिगत कॉलोनियां, कृत्रिम वातावरण। यह रोमांटिक नहीं है, यह गणित है। और उसके बाद क्षुद्र ग्रह, वे खतरा नहीं, खदानें हैं। लोहा, प्लैटिनम, दुर्लभ धातुएं। एक अकेला क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था उलट सकता है। जब संसाधन असीम हो जाएंगे तो युद्ध का कारण कम होता जाएगा। अब सवाल यह नहीं है क्या हम अंतरिक्ष में जाएंगे, सवाल यह है कब और किस रूप में। हम वहां इंसान की तरह जाएंगे या मशीन और मानव के मिश्रण के रूप में, क्योंकि अंतरिक्ष मानव शरीर के लिए नहीं बना। विकिरण, शून्य गुरुत्व, अकेलापन। इसलिए हम खुद को बदलेंगे या अपनी चेतना को मशीनों में भेजेंगे। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह अगला तार्किक कदम है। जब सभ्यता ग्रह से निकलती है, वह टाइप 1 से टाइप 2 की ओर बढ़ती है। एक दिन हम सूरज की ऊर्जा सीधे उपयोग करेंगे। डायसन स्फीयर कल्पना नहीं, दीर्घकालिक इंजीनियरिंग है। और तब मानव इतिहास का केंद्र पृथ्वी नहीं रहेगा, वह सौरमंडल होगा। लेकिन हर विस्तार के साथ एक प्रश्न जुड़ा होता है, क्या हम अपनी सीमाएं भी साथ ले जाएंगे, या अंतरिक्ष में जाकर एक नई सभ्यता जन्म लेगी। अगले अध्याय में हम उस भविष्य को देखेंगे जहां एलियंस से मिलने का सवाल कल्पना नहीं रहेगा। फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर, चैप्टर 6। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? द एलियन क्वेश्चन। हजारों सालों से मनुष्य आकाश की ओर देखता आया है और एक ही सवाल पूछता रहा है, क्या हम अकेले हैं? यह सवाल धर्म से पुराना है, दर्शन से गहरा है, और विज्ञान के लिए सबसे साहसी चुनौती है। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड छोटा नहीं है, यह इतना विशाल है कि हमारी कल्पना उसके सामने थक जाती है। सिर्फ हमारी आकाशगंगा में सैकड़ों अरब तारे हैं, और हर तारे के साथ ग्रह हो सकते हैं। अब सवाल बदल जाता है, अगर जीवन पृथ्वी पर संभव है तो वह और कहीं क्यों नहीं? भौतिकी यह नहीं कहती कि जीवन दुर्लभ है, भौतिकी कहती है जीवन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जहां ऊर्जा है, जहां रसायन है, जहां समय है, वहां जीवन उभर सकता है। आज हम ऐसे ग्रह खोज चुके हैं जो पृथ्वी जैसे है, जहां पानी हो सकता है, जहां तापमान जीवन के अनुकूल है। यह खोज कल्पना नहीं, डेटा पर आधारित है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, अगर एलियंस हैं तो वे दिखाई क्यों नहीं देते? इसे कहा जाता है
फर्मी पैराडॉक्स। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी संभावनाएं, फिर भी पूर्ण मौन। कोई संकेत नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई आगंतुक नहीं। यह मौन संयोग नहीं हो सकता। या तो हम सच में अकेले हैं, या सभ्यताएं खुद को प्रकट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उन्नत सभ्यताएं शायद शोर नहीं करती, वे ऊर्जा बचाती हैं, वे छिपकर रहती हैं। या फिर एक और डरावनी संभावना है, हर तकनीकी सभ्यता एक सीमा तक पहुंचती है और फिर खुद को नष्ट कर लेती है। परमाणु युद्ध, जलवायु विनाश, अनियंत्रित एआई, शायद ब्रह्मांड सभ्यताओं का कब्रिस्तान है। और अगर ऐसा है तो हम एक चेतावनी है। लेकिन एक और संभावना भी है, हो सकता है वे हमारे आसपास ही हो, लेकिन इतने उन्नत कि हम उन्हें पहचान ही न सके। जैसे चींटियां हाईवे को नहीं समझ पाती, वैसे ही हम कॉस्मिक तकनीक को न समझ पा रहे हो। भविष्य में हम सिर्फ एलियंस को खोजेंगे नहीं, हम खुद एलियंस बनेंगे। जब इंसान अंतरिक्ष में फैलता है, जब शरीर और मशीन मिलते हैं, जब चेतना डिजिटल होती है, तो क्या हम अब भी मानव रहेंगे? शायद दूर की किसी आकाशगंगा में कोई और सभ्यता यही सवाल अपने बच्चों से पूछ रही हो। क्या हम अकेले हैं? और शायद हम दोनों एक ही उत्तर के इंतजार में हों। अब हम देखेंगे कि जब इंसान ब्रह्मांड को समझने लगे, तो धर्म, आस्था और ईश्वर की अवधारणा कैसे बदलने लगती है। हजारों वर्षों तक मनुष्य ने ईश्वर को आकाश में खोजा। बिजली गिरी तो उसे देवता कहा, तूफान आया तो उसे क्रोध कहा। जहां समझ नहीं थी, वहां आस्था थी। लेकिन विज्ञान का काम आस्था को नष्ट करना नहीं है। विज्ञान का काम है प्रश्न पूछना। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को समझते गए, ईश्वर आकाश से उतरकर प्रश्न में बदलता गया। आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि नियमों से चलता है। न्यूटन के नियम, आइंस्टीन का समय स्थान, क्वांटम की अनिश्चितता। लेकिन नियमों का एक सवाल होता है, नियम किसने बनाए? यहां विज्ञान रुक जाता है और दर्शन शुरू होता है। भविष्य में ईश्वर को एक व्यक्ति की तरह नहीं देखा जाएगा, उसे एक सिद्धांत की तरह समझा जाएगा। एक ऐसा सिद्धांत जो ब्रह्मांड को संतुलन में रखता है। शायद ईश्वर कोई चेतना ना हो, बल्कि सूचना हो। क्योंकि आधुनिक भौतिकी यह संकेत देती है कि ब्रह्मांड पदार्थ से नहीं, सूचना से बना है। हर कण डेटा है, हर नियम कोड है। और अगर ब्रह्मांड कोड है, तो सवाल उठता है, क्या कोई प्रोग्रामर है? लेकिन भविष्य का धर्म घुटनों पर नहीं टिकेगा, वह समझ पर टिकेगा। लोग आंख बंद कर विश्वास नहीं करेंगे, वे देखना चाहेंगे। आस्था डर से नहीं आएगी, वह विस्मय से आएगी। जब इंसान तारों के बीच खड़ा होगा, जब वह समय को मोड़ता देखेगा, जब वह जीवन बनाता देखेगा, तो वह छोटा महसूस करेगा। और वही सच्ची धार्मिक भावना होगी। भविष्य में विज्ञान और धर्म लड़ेंगे नहीं, वे एक दूसरे को पूरा करेंगे। विज्ञान बताएगा कैसे, धर्म पूछेगा क्यों, और इंसान दोनों के बीच अपनी जगह खोजेगा। अगले अध्याय में हम उस क्षण को देखेंगे जब इंसान खुद सृष्टिकर्ता बनने लगेगा, और तब नैतिकता का अर्थ कैसे बदलता है। फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर, चैप्टर 7। जब इंसान सृष्टिकर्ता बनने लगेगा, द एथिक्स ऑफ क्रिएशन। अब तक मनुष्य प्रकृति का हिस्सा था। वह जन्म लेता था, जीता था और मर जाता था। लेकिन भविष्य में पहली बार इंसान सिर्फ सृजन का परिणाम नहीं रहेगा, वह सृजनकर्ता बनेगा। हम जीवन को समझ नहीं रहे होंगे, हम जीवन बना रहे होंगे। कृत्रिम जीवन, डिजाइन किए गए जीव, लैब में उगाई गई चेतना। यह सवाल अब क्या संभव है का नहीं है, यह सवाल है क्या सही है। जब हम डीएनए लिख सकते हैं, तो हम तय करेंगे कि कौन जन्म लेगा और किस रूप में। जब हम चेतना कॉपी कर सकते हैं, तो हम तय करेंगे कि कौन अस्तित्व में रहेगा और कौन नहीं। यह शक्ति देवताओं जैसी है, लेकिन इंसान अब भी इंसान ही है, डर के साथ, लालच के साथ, गलतियों के साथ। इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी समस्या तकनीक नहीं होगी, वह होगी नैतिकता। कौन तय करेगा कि किसे बदला जाए? कौन तय करेगा कि किसे सुधारा जाए? और कौन तय करेगा कि सुधार का मतलब क्या है? अगर कोई बच्चा औसत बुद्धि के साथ पैदा हो, तो क्या उसे बदला जाना चाहिए? अगर कोई इंसान दुख ज्यादा महसूस करता है, तो क्या उसकी भावनाएं कम कर दी जानी चाहिए? हम सुधार करेंगे या हम विविधता को मिटा देंगे?
यही वह बिंदु है जहां विज्ञान खतरनाक हो जाता है, क्योंकि विज्ञान यह नहीं पूछता कि कुछ अच्छा है या बुरा। विज्ञान सिर्फ यह बताता है कि कुछ संभव है। इसलिए भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण लोग वैज्ञानिक नहीं होंगे, वे होंगे दार्शनिक, नैतिक विचारक और जागरूक नागरिक। क्योंकि अगर तकनीक तेज दौड़े और नैतिकता पीछे रह जाए तो सभ्यता खुद को नुकसान पहुंचाती है। हम इतिहास में यह पहले देख चुके हैं। परमाणु शक्ति ऊर्जा भी बनी और हथियार भी। अब वही कहानी जीवन और चेतना के साथ दोहराई जा रही है। असली प्रश्न यह नहीं है कि हम भगवान बन सकते हैं या नहीं। असली प्रश्न यह है, क्या हम इतने परिपक्व हैं कि भगवान जैसी शक्ति संभाल सके। अब हम देखेंगे कि भविष्य की दुनिया में राजनीति, सत्ता और नियंत्रण कैसे बदलने वाले हैं। इतिहास में सत्ता हमेशा किसी न किसी चीज पर टिकी रही है, कभी जमीन पर, कभी सेना पर, कभी तेल पर। लेकिन भविष्य में सत्ता इन सब पर नहीं टिकी होगी। भविष्य की सत्ता टिकी होगी डेटा पर। जिसके पास जानकारी है, जिसके पास एल्गोरिदम है, जिसके पास कंप्यूटिंग शक्ति है, वही सत्ता में होगा। भविष्य की लड़ाइयां टैंकों से नहीं होंगी, वे कोड से होंगी। एक लाइन का एल्गोरिदम एक देश की अर्थव्यवस्था हिला सकता है। एक सॉफ्टवेयर अपडेट लाखों लोगों के फैसले बदल सकता है। और सबसे डरावनी बात, अक्सर यह सब होगा बिना किसी गोली के। आज सरकारें नागरिकों की निगरानी करती है, भविष्य में निगरानी अदृश्य होगी। कैमरे नहीं, पैटर्न देखे जाएंगे, चेहरे नहीं, व्यवहार पढ़ा जाएगा। और जब व्यवहार पहले से अनुमानित हो जाए तो आजादी एक भ्रम बन सकती है। अब राजनीति विचारों की नहीं रहेगी, वह भावनाओं की होगी। लोग क्या सोचते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह होगा वे कैसा महसूस करते हैं। डर, गुस्सा, आशा। एल्गोरिदम इन्हें बेहतर समझेंगे, हमसे भी बेहतर। और तब सवाल उठेगा, क्या लोकतंत्र एल्गोरिदम के युग में जिंदा रह पाएगा, या फिर हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां फैसले इंसान नहीं मशीनें लेंगी। लेकिन मशीनें निष्पक्ष नहीं होती, वे उन मूल्यों को दोहराती हैं जो उनमें डाले जाते हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर भविष्य की सत्ता कुछ हाथों में सिमट जाए तो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। सिर्फ हथियार बदलेंगे, इरादे नहीं। इसलिए भविष्य की असली लड़ाई तकनीक की नहीं होगी, वह होगी नियंत्रण और पारदर्शिता की। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब काम, नौकरी और अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी तो इंसान कैसे जिएगा। फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर, चैप्टर 8, काम का अंत या नया आरंभ, द फ्यूचर ऑफ वर्क। इतिहास में काम हमेशा जीवित रहने से जुड़ा रहा है। खेतों में काम, कारखानों में काम, ऑफिस में काम। लेकिन भविष्य में काम का अर्थ बदलने वाला है, क्योंकि पहली बार मशीनें सिर्फ हाथों का काम नहीं, दिमाग का काम भी करने लगी है। कंप्यूटर अब सिर्फ गणना नहीं करते, वे सीखते हैं, निर्णय लेते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। आज जो काम सुरक्षित लगता है, कल वह भी स्वचालित हो सकता है। ड्राइवर, लेखाकार, कानूनी सहायक, यहां तक कि डॉक्टर और शिक्षक भी। तो सवाल उठता है, अगर मशीनें सब कुछ कर लेंगी तो इंसान क्या करेगा। यह डर नया नहीं है। औद्योगिक क्रांति के समय भी लोगों ने यही पूछा था। लेकिन इस बार एक फर्क है। इस बार मशीनें इंसान की गति से नहीं, उससे कहीं तेज सीख रही है। इसलिए भविष्य में हर काम नहीं बचेगा, लेकिन हर इंसान बेकार नहीं होगा। काम का मूल्य उत्पादन से हटकर अर्थ की ओर जाएगा। मशीनें काम करेंगी, इंसान रचना करेगा। कला, डिजाइन, नवाचार और सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संबंध, देखभाल, सहानुभूति, मार्गदर्शन। ये चीजें कोड नहीं की जा सकती। इसीलिए भविष्य में शिक्षा का अर्थ बदलेगा। तथ्य याद करना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, महत्वपूर्ण होगा सोचना, प्रश्न करना और सीखते रहना। कुछ देश पहले ही बेसिक इनकम पर प्रयोग कर रहे हैं, जहां जीने के लिए काम जरूरी नहीं, काम चुनाव बन जाता है। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है। अगर जीवन संघर्ष से मुक्त हो जाए तो अर्थ कहां से आएगा। क्योंकि इंसान सिर्फ आराम से खुश नहीं होता, उसे उद्देश्य चाहिए। इसलिए भविष्य की चुनौती बेरोजगारी नहीं होगी, वह होगी अर्थहीनता। और वही नई सभ्यता की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अब हम देखेंगे, भविष्य में मानव स्वास्थ्य और जीवन विस्तार के बारे में बात करेंगे।
इतिहास में इंसान ने हमेशा मृत्यु और बीमारी को माना, उन्हें स्वीकार किया, उनसे लड़ने की कोशिश की। लेकिन भविष्य में हमारी समझ और शक्ति दिखाएगी कि यह जरूरी नहीं। अब विज्ञान बीमारियों को केवल इलाज नहीं करता, वह उनका कोड बदल सकता है। डीएनए एडिटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ये तकनीकें हमारे शरीर को अंदर से बदल रही हैं। आज भी कुछ प्रयोगशालाएं कैंसर और न्यूरोलॉजिकल रोगों को रोकने पर काम कर रही है। लेकिन कल संभावना यह है कि हम सेल्यूलर एजिंग को रोक सकेंगे। इंसान की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, 70 साल नहीं, 100, 150 या उससे भी अधिक। लेकिन लंबा जीवन सिर्फ आयु नहीं है, यह स्वास्थ्य और गुणवत्ता का भी सवाल है। हम अब बूढ़े होने के डर से नहीं जी रहे होंगे, हम सक्रिय, तेज और जागरूक रहेंगे। लेकिन इसके साथ एक नैतिक सवाल भी जुड़ा है। अगर कुछ लोग दीर्घायु और स्वास्थ्य पाएं और कुछ नहीं, तो समाज कैसा बनेगा? क्या लंबा जीवन सभी के लिए समान होना चाहिए या केवल उन लोगों के लिए जो इसे खरीद सकते हैं? यह भी सवाल है। क्या जीवन अनंत होना चाहिए? मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह संसाधनों का संतुलन है, समाज के लिए स्थिरता है। लेकिन जब विज्ञान इन्हें बदल देगा, तो मानवता को नई नैतिकता और जिम्मेदारी सीखनी होगी। भविष्य का स्वास्थ्य केवल बीमारी से मुक्त नहीं होगा, यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पूर्णता का सवाल होगा। और जब इंसान दीर्घायु और सुपर हेल्दी होगा, तो जीवन का अर्थ पहले से भी गहरा खोजा जाएगा। क्यों हम जीते हैं और क्या हमें करना चाहिए? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब मानव चेतना और दिमाग तकनीक के साथ मिलेंगे, तो ज्ञान, यादें और सोच कैसे बदलेंगी। फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर, चैप्टर 9, दिमाग और मशीन का संगम, मर्जिंग माइंड्स विद मशीन्स। आज हम कंप्यूटर का इस्तेमाल सोचने के लिए करते हैं, लेकिन भविष्य में सोचने की प्रक्रिया और मशीनें एक दूसरे में घुल मिल जाएंगी। हमारे दिमाग की सीमाएं अभी भी जैविक है। हम गिनती में तेज नहीं हैं, हम जानकारी संग्रहित करने में मशीन से धीमे हैं। लेकिन न्यूरल नेटवर्क और ब्रेन इंटरफेस हमें यह अवसर देंगे कि हम सीधे मशीनों से जुड़ जाए। कल्पना करो, तुम्हारा दिमाग इंटरनेट से जुड़ा हो, तुम्हें एक क्लिक में सारे ज्ञान का पता हो। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अनुभव भी साझा किया जा सके। किसी ने जो महसूस किया, तुम उसे महसूस कर सकते हो। किसी ने जो सीखा, तुम तुरंत सीख सकते हो। यह शक्ति अद्भुत है, लेकिन इसके साथ खतरा भी आता है। यदि कोई तुम्हारे दिमाग को पढ़ सके, तुम्हारे विचार बदल सके, तुम्हारे अनुभव नियंत्रित कर सके, तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या रहेगा? भविष्य में इंसान की पहचान शारीरिक शरीर तक सीमित नहीं रहेगी, वह डिजिटल चेतना में भी फैल जाएगी। यह वही जगह है जहां नैतिक और दार्शनिक सवाल उठते हैं। क्या हम मशीनों के लिए चेतना बनाएं? क्या हम कृत्रिम अनुभव के लिए जिम्मेदार होंगे? क्या हम अपने दिमाग को साझा करके खुद को खो देंगे? लेकिन यही भविष्य की सबसे बड़ी संभावना भी है। इंसान स्वयं को बेहतर बना सकता है, अपने ज्ञान, समझ और अनुभव को सीधे बढ़ा सकता है, और मानवता नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। भविष्य में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा क्या मशीनें हमारे जैसा सोच सकती हैं, बल्कि यह होगा क्या हम स्वयं को मशीन के रूप में सोचने देंगे। इतिहास में हमने हमेशा आकाश की ओर देखा। सितारे केवल सपने थे, कहानियों में जगह बनाते थे। लेकिन भविष्य में वे हमारे लिए केवल सपने नहीं रहेंगे, वे हमारे घर बनेंगे। पहला कदम होगा चंद्रमा। यह सिर्फ प्रतीक नहीं है, चंद्रमा भविष्य की सभ्यता का अड्डा बनेगा। वहां पानी है, वहां ऊर्जा है, और वहां से हम आगे मंगल और अन्य ग्रहों की ओर बढ़ेंगे। मंगल केवल ग्रह नहीं होगा, वह हमारा बीमा होगा। अगर पृथ्वी पर कोई संकट आए, जलवायु परिवर्तन, महामारी या कोई खतरनाक दुर्घटना, हमारी सभ्यता जारी रह सकती है। लेकिन केवल स्थान बदलना पर्याप्त नहीं है, हमें जीवन के नए रूप को अपनाना होगा। मनुष्य अपने शरीर और मस्तिष्क को इस नई दुनिया के अनुकूल बनाना होगा। छोटे बिंदु नहीं, पूरा ब्रह्मांड हमारी प्रयोगशाला होगा। सौरमंडल के संसाधनों का उपयोग हमारी जीवन शैली बदल देगा। नैनो कारखाने, ऑटोमेटेड कॉलोनियां, सौर ऊर्जा का सीधा उपयोग, ये सब हमारे जीवन की नई संरचना बनाएंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है,
क्या इंसान खुद को बदल पाएगा जैसा ब्रह्मांड उसे बदलने के लिए कहता है? हम अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास के ग्रह हमसे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वे चुनौती भी देंगे। क्या हम एक ग्रहीय सोच से सौरमंडलीय सोच में बदल पाएंगे? भविष्य की सभ्यता शायद पृथ्वी पर जन्मी मानवता से ब्रह्मांडीय मानवता में बदल जाएगी, और तभी हम समझ पाएंगे सच्ची मानवता सिर्फ शरीर और दिमाग तक सीमित नहीं है। यह विस्तार, साहस और ज्ञान में है। अब हम देखेंगे कि जब इंसान ब्रह्मांड में फैल जाएगा, तो क्या हम एलियन से मिलेंगे या सिर्फ अकेले रहेंगे? हम हमेशा आकाश की ओर देखते रहे हैं और सोचते रहे, क्या हम अकेले हैं? सिंपल सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब इतना सरल नहीं है। भविष्य में हमारे पास संकेत और उपकरण होंगे जो हमें ब्रह्मांड के दूर दराज को सुनने देंगे। सेटी जैसे प्रोजेक्ट्स पहले ही इसे संभव बनाने लगे हैं, लेकिन केवल सुनना पर्याप्त नहीं होगा। हमें सही भाषा बनानी होगी, क्योंकि एलियंस हमारे जैसे नहीं होंगे। वे हमारी तरह सोचते नहीं होंगे, वे हमारी तरह महसूस नहीं करेंगे। हमारा संदेश संकेतों में नहीं, गणित और भौतिकी में होना चाहिए, क्योंकि यह सार्वभौमिक भाषा है। लेकिन फिर भी यह संभावना नहीं है कि वे हमें तुरंत समझेंगे। संभवतः वे हमारे लिए इतने अलग होंगे कि हम उनकी सभ्यता को पहचान भी न सकें। और फिर सवाल उठता है, अगर हम उन्हें खोज लें तो क्या करना चाहिए? संपर्क करना या छिपना? क्योंकि हर सभ्यता अन्य सभ्यताओं के लिए खतरा हो सकती है। यदि कोई सभ्यता हमसे उन्नत है, तो एक छोटा कदम भी हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकता है। भविष्य में इंसान सिर्फ खोजक नहीं होगा, वह सावधान, गणनात्मक और धैर्यशील सभ्यता बनना सीखता है। लेकिन उम्मीद भी है, यदि हम समझदारी से कदम उठाए तो यह ज्ञान हमारी सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एलियंस का सवाल केवल भौतिक संपर्क नहीं है, यह हमें सिखाता है सहनशीलता, धैर्य और गहरी सोच की शक्ति। और यही सीख हमें भविष्य में स्वयं के विस्तार और ब्रह्मांडीय जीवन के लिए तैयार करेगी। अब हम देखेंगे कि जब इंसान दिमाग और शरीर को बदलकर ब्रह्मांड में फैलेगा, तो हमारी नैतिकता और समाज कैसा होगा। इतिहास में हर बड़ी शक्ति के साथ एक नैतिक संकट जुड़ा रहा है। आग ने हमें गर्मी दी और शहर जलाए, परमाणु ऊर्जा ने रोशनी दी और हिरोशिमा। भविष्य में हम जिस शक्ति को छूने वाले हैं, वह इन सबसे बड़ी होगी, क्योंकि अब हम पदार्थ नहीं, जीवन, चेतना और समय को प्रभावित करेंगे। जब इंसान अपने जीन बदल सकता है, अपने दिमाग को अपलोड कर सकता है और अपनी उम्र बढ़ा सकता है, तो सवाल यह नहीं रहेगा कि हम क्या कर सकते हैं। सवाल होगा, हमें क्या करना चाहिए। भविष्य की नैतिकता धर्म की किताबों से नहीं आएगी, वह वैश्विक सहमति से बनेगी, क्योंकि तकनीक किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगी। एक प्रयोग पूरी मानवता को प्रभावित कर सकता है। अगर कोई देश सुपर ह्यूमन बना ले, तो बाकी दुनिया क्या करेगी? हथियारों की दौड़ अब मिसाइलों की नहीं, मानव सुधार की होगी, और यही सबसे खतरनाक दौड़ है। लेकिन एक और स्तर है, जब मशीनें नैतिक निर्णय लेने लगेंगी। स्वचालित हथियार, स्वयं निर्णय लेने वाली एआई, रोबोटिक न्याय, किसकी नैतिकता उनमें डाली जाएगी? और अगर मशीनें गलत निर्णय लें, तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रोग्रामर, सरकार या मशीन खुद? भविष्य में अपराध का अर्थ भी बदलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी एल्गोरिदम द्वारा निर्णय लेने को मजबूर किया जाए, तो दोष किसका है? इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी खोज कोई नई तकनीक नहीं होगी, वह होगी नई नैतिकता। एक ऐसी नैतिकता जो वैज्ञानिक हो, मानवीय हो और वैश्विक हो। अगर हम इसमें सफल नहीं हुए, तो हमारी तकनीक हमसे आगे निकल जाएगी, और तब भविष्य चमकदार नहीं, खतरनाक होगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब इंसान खुद को बदलता चला जाएगा, तो मानव पहचान क्या रह जाएगी। चैप्टर 10, मानव पहचान का भविष्य, हु विल वी बिकम। हजारों सालों से इंसान ने खुद को एक नाम से जाना, मानव। एक शरीर, एक दिमाग, एक सीमित जीवन। लेकिन भविष्य में यह परिभाषा टूटने वाली है। जब शरीर बदला जा सकता है, जब दिमाग अपग्रेड हो सकता है, जब यादें संग्रहित और साझा की जा सकती है, तो मैं कौन होगा? अगर तुम्हारी चेतना एक डिजिटल कॉपी में मौजूद हो और तुम्हारा शरीर अब भी जीवित हो, तो असली तुम कौन हो? और अगर एक नहीं, कई कॉपियां हों, तो पहचान किसकी होगी?
भविष्य में इंसान एक स्थिर इकाई नहीं रहेगा, वह एक प्रक्रिया होगा, लगातार बदलती, लगातार अपडेट होती, जैसे सॉफ्टवेयर। लेकिन यही बदलाव एक खतरा भी लाता है। अगर पहचान लचीली हो जाए, तो क्या मानवीय मूल्य भी लचीले हो जाएंगे? दया, प्रेम, जिम्मेदारी, क्या ये कोड में बदले जा सकते हैं, या वे केवल नश्वरता से जन्म लेते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, जो मर सकता है वही सच में मूल्यवान होता है। अगर मृत्यु वैकल्पिक बन जाए, तो जीवन का वजन कितना बचेगा? शायद भविष्य का इंसान खुद को एक प्रजाति नहीं, एक सभ्यता मानेगा। एक ऐसा विचार जो शरीर से परे है। लेकिन चाहे हम कितना भी बदल जाए, एक चीज रहेगी, प्रश्न पूछने की क्षमता। क्योंकि यही वह गुण है जो हमें मशीन से अलग करता है। और शायद भविष्य में मानव होने का अर्थ यही होगा, शक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, अमरता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ बदलने की क्षमता। अब हम उस अंतिम दिशा की ओर बढ़ेंगे जहां मानवता अपने भविष्य को खुद चुनती है। भविष्य अपने आप नहीं बनता, भविष्य हम बनाते हैं। हर तकनीक हमें एक नया रास्ता देती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारी पसंद होती है। आज हमारे पास बहुत ताकत है, हम बीमारी रोक सकते हैं, हम मशीनों से सोच सकते हैं, हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल यह है हमें क्या करना चाहिए। तकनीक अच्छी भी हो सकती है और खतरनाक भी। आग से खाना बना और घर भी जले। इसी तरह भविष्य की तकनीक हमें बेहतर इंसान भी बना सकती है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। यह सब हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। अगर तकनीक कुछ लोगों के हाथ में ही रही, तो समाज टूटेगा। अगर तकनीक सबके काम आए, तो समाज जुड़ेगा। इसलिए भविष्य का असली सवाल विज्ञान का नहीं है, वह सवाल है जिम्मेदारी का। हमें यह तय करना है कि हम डर के साथ जिएंगे या समझदारी के साथ। हम शक्ति के पीछे भागेंगे या मानवता को साथ लेकर चलेंगे। भविष्य किसी मशीन के हाथ में नहीं है, वह हमारे हाथ में है। और अगर हम शांत दिमाग से सही फैसले लें, तो भविष्य डरावना नहीं होगा, वह उम्मीद से भरा होगा। अब आखिरी में हम देखेंगे कि इन सब के बाद मानवता का सपना क्या हो सकता है। इतनी दूर आने के बाद अब एक आखिरी सवाल बचता है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? तकनीक, विज्ञान, अंतरिक्ष, मशीनें, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? सच यह है, इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जीता, वह समझने के लिए जीता है। हम सितारों तक इसलिए पहुंचना चाहते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं हम कौन हैं और यह ब्रह्मांड क्या है। भविष्य में हम लंबा जिएंगे, बेहतर जिएंगे, शायद अलग अलग ग्रहों पर भी जिएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर करुणा नहीं होगी, समझ नहीं होगी और जिम्मेदारी नहीं होगी, तो यह सब बेकार होगा। सच्चा भविष्य मशीनों में नहीं है, वह इंसान के दिल और दिमाग में है। अगर हम ज्ञान के साथ नम्रता रख पाए, अगर हम शक्ति के साथ संयम रख पाए, तो मानवता सिर्फ एक प्रजाति नहीं रहेगी, वह एक समझदार सभ्यता बनेगी। शायद एक दिन कोई और सभ्यता हमें देखे और यह न पूछे कि हमारी तकनीक कितनी आगे है, बल्कि यह देखे हम कितने मानव हैं। यही भविष्य का सपना है और यही मानवता की असली यात्रा। अगर आपको विज्ञान, भविष्य, ब्रह्मांड और सोच बदल देने वाली किताबें आसान हिंदी में समझना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी फिजिक्स, कॉस्मोस, फिलॉसफी और दुनिया की महान किताबें शांत ऑडियो बुक अंदाज में। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।